दहशत गर्द। मैंने उस होटल में आकर एक कमरा ले लिया और सो गया। दूसरे रोज काफी दिन निकल आया था जब मेरी आंख खुली। कमरे में ही मंगवा कर नाश्ता किया, फिर कैलाश चंद्र का टेलीफोन नंबर निकाल कर सामने रख लिया और टेलीफोन करने से पहले सोचने लगा कि इस भारतीय तकरीबकार को यहाँ से फ़ोन करना मुनासिब रहेगा या किसी दूसरी जगह किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन करूं, क्योंकि इस बात का खदशा था कि होटल के एक्सचेंज वाले मेरी बातें सुन लें। मैंने होटल के कमरे से फ़ोन करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने बाथरूम में जाकर आईने में अपनी सूरत देखी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी शक्ल थोड़ी सी तब्दील कर लेनी चाहिए। मैंने कमरे में ही हजाम को बुलवा लिया, उससे अपनी छोटी छोटी दाढ़ी पूरी साफ करवाई, सर के लंबे बाल छोटे करवा लिए और मूंछें ज़रा ज़रा रहने दी। मेरी शक्ल अब इतनी आसानी से पहचानी नहीं जा सकती थी। अपनी पाकिस्तानी पुलिस को भी मैं अपने नाकर्दा गुनाहों के इल्ज़ाम में मतलूब था। मैं पिंडी सदर में आ गया। एक बाज़ार में पुराने गर्म कपड़े फ़रोख्त हो रहे थे। यहाँ से मैंने अपने लिए एक अमेरिकी गर्म जैकेट और मैल खोरे रंग की पुरानी पतलून खरीदी। मैं अपना लिबास भी बदल डालना चाहता था। ये कपड़े लिफाफे में डाले और सदर के पोस्ट ऑफिस में आ गया। यहाँ एक पब्लिक टेलीफोन बूथ बना था। मैंने वहाँ से कैलाश चंद्र का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। घंटी कुछ देर बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। ये किसी औरत की आवाज़ थी। मैं बराह रास्त कैलाश चंद्र का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि ये शख्स किसी मुसलमान के नाम से यहाँ रह रहा हो। मैंने औरत को नंबर बताया और पूछा, ये आप ही का नंबर है बेगम साहिबा? औरत ने कहा, जी हाँ, ये हमारा ही नंबर है, मगर घर पर इस वक्त कोई नहीं है। ये नौकरानी मालूम होती थी। उसने मेरा मसला हल कर दिया था। मैंने पूछा, साहब किस वक्त आएंगे? मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। औरत बोली, अच्छा जी, साहब अपने दफ्तर गए हुए हैं, वहाँ फ़ोन कर लें। मैंने उससे फ़ोन नंबर पूछा तो उसने मुझे फ़ोन नंबर भी कहीं से देखकर लिखा दिया। मैंने उससे उस शख्स के दफ्तर का एड्रेस भी लिखवा लिया था और फ़ोन बंद कर दिया। ये दफ्तर सदर में ही एक जगह पर वाक़ था। मैं वो जगह आपको नहीं बताऊंगा, इसका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अब ना वहाँ कैलाश चंद्र है ना उसका ऑफिस। आपको सिर्फ मेरी एडवेंचरस कहानी से दिलचस्पी है, बस मेरी कहानी सुनते जाएं। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं पूछता पूछाता उस सड़क पर पहुंच गया जहां कैलाश चंद्र का दफ्तर था। मुझे यकीन था कि इस नंबर पर बात करने वाली नौकरानी ने अपने जिस साहिब का जिक्र किया था वो कैलाश चंद्र ही था। मुझे उसके सामने जाने के बाद सबसे पहले इस अमर की तस्दीक करनी थी कि क्या ये कैलाश चंद्र ही है। ये काम बेहद मुश्किल था, मगर उस रोज़ का पासवर्ड मेरी मुश्किल को आसान बना सकता था। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दफ्तर था। बाहर छोटा सा बोर्ड लगा था। दफ्तर एक दुकान के अंदर बनाया गया था। आधे दरवाजे पर शीशे लगे थे। एक चौपड़ासी बाहर स्टूल पर बैठा था। एक आदमी दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। एक छोटा सा कॉरिडोर बना था। एक जानिब लकड़ी की पार्टीशन वाली दीवार थी, दूसरी दीवार पर सर्जरी के आलात की तस्वीरें लगाई गई थीं। मालूम होता था कि ये दफ्तर पाकिस्तान में तैयार होने वाली सर्जरी के आलात बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता था। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि क्या कैलाश चंद्र ही इस दफ्तर का मालिक है या वो यहाँ पर हेड क्लर्क किस्म की कोई चीज़ है। ये मालूम करना ज़रा मुश्किल काम था, क्योंकि मुझे कैलाश चंद्र के इस्लामी नाम का इल्म नहीं था जो उसने यहाँ रखा हुआ था। मैं किसी से ये भी नहीं पूछ सकता था कि कैलाश चंद्र का इस्लामी नाम का आदमी यहाँ कहाँ मिल सकता है। इतने में एक चौपड़ासी कोने के एक स्टूल पर से उठकर मेरे पास आ गया और पूछा, आपको किससे मिलना है जनाब? मुझे नौकरानी ने उस इलाके का नाम भी बता दिया था जहाँ मैंने फ़ोन किया था। मैंने उस इलाके का नाम लेकर पूछा, भाई तुम्हारे साहिब इसी जगह रहते हैं ना? वो बोला, हाँ जी, मगर आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साहब से ही मिलना है। उसने कहा, ये कहे ना फिर मेरे साथ आएं। वो मुझे पार्टीशन वाले आखिरी कमरे के पास ले गया, मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और ख़ुद अंदर चला गया। पार्टीशन की दीवार 6-7 फुट ऊंची थी, लकड़ी की दीवार थी। अंदर से चौपड़ासी की आवाज़ आई, सर एक साहब आपसे मिलने आए हैं। भाई फिर उन्हें अंदर बुलाओ ना।
चपड़ासी मुझे आकर अंदर ले गया। डब्बा नुमा कमरे में सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगाए एक खुश शक्ल मगर ढलती उम्र वाला आदमी अंग्रेजी सूट में मलबूस कुर्सी पर बैठा था। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया और कारोबारी खंदा पेशानी के साथ बैठने का इशारा करते हुए पूछा कि मैं काफ़ी पसंद करूंगा या चाय। उस शख्स की उम्र 40 से कुछ ऊपर ही होगी, मगर चेहरे के नकूश पुरकशिश थे और घने बालों में सफ़ेद बालों की लकीरें उसकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बना रही थीं। मैंने सोचा कि मायावती सच्ची थी, उसे इस आदमी से ज़रूर मोहब्बत करनी चाहिए थी। कमरे में दाखिल होते वक्त मैंने उस शख्स के नाम की बाहर लगी हुई तख्ती पढ़ ली थी। उस पर गुलाम अहमद लिखा हुआ था। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि ये शख्स असल में राजा गुलाम अहमद है या कैलाश चंद्र है। मैंने कहा सिर्फ चाय मंगवा लीजिए, साथ कुछ नहीं खाऊंगा। उसने चपड़ासी से चाय लाने को कहा। दफ्तर दरमियाने दर्जे का था, ज़्यादा आन बान दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने सामने खुली हुई फाइल बंद करते हुए कहा और मुझे सिगरेट पेश किया। मैंने शुक्रिया कहते हुए सिगरेट ले लिया। एक सिगरेट उसने ले लिया। लाइटर से पहले मेरा सिगरेट सुलगाया, फिर अपना सिगरेट सुलगाने के बाद पूछा, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अपने स्वभाव और उर्दू के अल्फाज जो उसने बोले थे उससे वो किसी तरफ से भी हिंदू नहीं लग रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा भी हुआ कि शायद मैं किसी गलत आदमी के पास आ गया हूँ। मैंने यूं ही कह दिया, बात यह है जनाब कि मैंने शारजा में अपना एक छोटा सा दफ्तर बनाया है। मैं वहाँ सियालकोट के आलाते सर्जरी और सिल्वरवेयर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं खुद मार्केट का जायज़ा लेने शारजा में यहाँ आया हूँ और इस सिलसिले में आपका ताउन चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, बड़ी खुशी की बात है, हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। फिर उसने मुझे एक लिस्ट बना कर दी जिस पर हर किस्म के आलाते सर्जरी और सिल्वरवेयर की तस्वीरें थीं और नीचे उनके नाम और नंबर लिखे हुए थे। कहने लगा, हम ये माल आपको सप्लाई कर सकते हैं, हमारी कमीशन भी मामूली होगी। आप हमें अपनी पसंद के माल का आर्डर दे दीजिए, आपको ठीक वक्त पर माल पहुंचा दिया जाएगा। मैं बात को तूल देना नहीं चाहता था क्योंकि कारोबारी बात करनी मुझे नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मुझे तुरप का पत्ता फेंक देना चाहिए। मैंने कहा, बात दरअसल ये है जनाब कि शारजा में हमारे कारोबार में एक खातून भी शरीक है, मुझे उसी ने आपके पास भेजा है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी तयशुदा कमीशन पर आपको माल सप्लाई करने के पाबंद होंगे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप उस खातून को जानते हैं। वो ज़रा चौंका, फिर कारोबारी मुस्कुराहट के साथ बोला, हो सकता है, शारजा में हमारे बहुत से जाने वाले रहते हैं। क्या नाम है उस खातून का? मैंने उससे कागज़ पेंसिल लेकर कागज़ पर मायावती का नाम लिखा और कागज़ उसके आगे रख दिया। मेरा ख्याल है कि आप इस खातून को बहुत ज़्यादा जानते हैं। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। मायावती का नाम पढ़ते ही एक सेकंड के लिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, फिर फ़ौरन ही वो मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने एक कागज़ का पुर्जा मेरी तरफ बढ़ाते हुए नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मैं इस नाम की किसी खातून को नहीं जानता, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने तुरप का दूसरा पत्ता फेंका, जेब से मायावती की डायरी से फाड़ा हुआ वो कागज़ उसके सामने रख दिया जिस पर उसने अपने हाथ से कैलाश चंद्र को मोहब्बत भरा खत लिखा था। उस शख्स ने कागज़ को गौर से देखा, उसे पढ़ा, मगर फिर भी मुझे हाथ न पकड़ाया। नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, जनाब ये आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। अब पासवर्ड का ऐलान ज़रूरी था। मैंने डायरी वाला कागज़ उठाकर जेब में रखा और सिगरेट का कश लगाते हुए पासवर्ड का पहला जुमला बोला। मैंने कृष्ण जी महाराज को गोपियों के साथ दास चराते देखा है। अब वो शख्स ठिठक सा गया, मगर फिर भी उसने ज़ुबान न खोली। आदमी बड़ा पक्का लगता था। मैंने एक और कदम बढ़ाया, मिस्टर कैलाश चंद्र, मैं अमृतसर सेंटर से आया हूँ, मेरा नाम मोहन दास है। जब तक तुम आज के पासवर्ड का उससे अगला जुमला नहीं बोलोगे, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम ही हमारे आदमी कैलाश चंद्र हो। उसने आहिस्ता से पासवर्ड का अगला जुमला बोल दिया, कृष्ण जी तो बंदरा बन में होते हैं। मैंने पासवर्ड का तीसरा जुमला बोला, मैंने कृष्ण कंदिया की फ़िल्म देखी है। तब उसने मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज़ में कहा, सर आप तो जानते ही हैं, हमें यहाँ पाकिस्तान में बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है। मैंने कहा, मैं अभी कर्नल चड्ढा से नहीं मिला। वो कहने लगा, सर आपको मायावती का ये ख़त कहाँ से मिला? मैंने कहा, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मायावती को रात कत्ल कर दिया गया। मैं कल कराची में उसके होटल में ही था।
اس وقت تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کیونکہ مجھے یہاں پاکستان کے دارالحکومت میں اپنے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو زیادہ ہوشیاری اور عقل مندی سے ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ یہاں پہلے جو آدمی کام کر رہے ہیں، امرتسر سینٹر اور دلی ہیڈ کوارٹر والے، ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں یہی مشن لے کر پاکستان آیا تھا۔ مایاوتی نے مجھے اپنی ڈائری میں سے تمہارا نام اور فون نمبر بتایا تھا، تو مجھے یہ محبت بڑا خط لکھا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے آج کا پاسورڈ بھی مایاوتی سے لیا تھا اور یہ خط بھی لے لیا تاکہ تم سے رابطہ قائم ہو سکے۔ مجھے رات کی فلائٹ سے اسلام آباد آنا تھا۔ میں کراچی سے روانہ ہونے سے پہلے مایاوتی سے ملنے اس کے ہوٹل میں گیا تھا۔ اس کا کمرہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو مایاوتی کی لاش پلنگ پر پڑی تھی۔ میں وہاں سے فوراً نکل کر سیدھا ایئرپورٹ پر آ گیا۔ کیلاش چندر مایاوتی کی موت پر اداس سا ہو گیا۔ میں نے اپنے لہجے کو ذرا سخت بناتے ہوئے کہا، تم سب لوگ جو پاکستان میں کام کر رہے ہو، ایک دوسرے سے عشق محبت کی پینگیں بڑھانے میں لگے ہو اور بھارت کا پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ کیلاش چندر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، سر ایسی بات نہیں ہے۔ مایاوتی خود ہی مجھ سے محبت کا اظہار کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں اب بڑے رعب میں بولنے لگا تھا۔ اس کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے کہا، بہرحال ہمیں تم لوگوں کے بارے میں اچھی رپورٹیں نہیں ملیں۔ یہ ہمارے کراچی کے مرچنڈانی کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ مایاوتی کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ میں مرچنڈانی کو بھی یہاں سے واپس بھجوا دوں گا۔ میں نے کیلاش چندر کو بالکل نہ بتایا کہ اس کی لانچ میں پرسوں دھماکہ ہوا تھا اور وہ اس میں ہلاک ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کیلاش چندر اس خبر سے بے خبر ہے۔ شاید پنڈی کے اخباروں میں یہ خبر نہیں چھپی تھی۔ ویسے بھی ان تخریب کاروں کا آپس میں صرف اس وقت رابطہ ہوتا تھا جب انہیں کوئی تخریبی کارروائی کرنی ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے بے خبر رہتے تھے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی بھی انہیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ صرف ان کے چیف کے ہاتھ میں ان کی ڈور ہوتی تھی اور وہ ان لوگوں کی ساری کارکردگیوں سے واقف رہتا تھا۔ کیلاش چندر بولا، سر میں تو اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں۔ پنڈی اور اسلام آباد کی تمام سرکاری اور سیاسی سرگرمیوں کی پوری رپورٹ بنا کر ہیڈ کوارٹر کو وائرلیس پر خفیہ کوڈ میں ہر ہفتے روانہ کرتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ دشمن دی یہاں بیٹھا یہ تخریبی کارروائیاں کر رہا ہے۔ چپڑاسی چائے لے کر آ گیا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ چپڑاسی چائے کی پیالیاں رکھ کر چلا گیا تو میں نے کیلاش چندر سے کہا، تمہاری پرفارمنس سے امرتسر سینٹر اور دلی ہیڈ کوارٹر بھی بہت حد تک مطمئن ہے، لیکن تم یہاں جس آدمی کے ذریعے سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹیں حاصل کرتے ہو، وہ تمہیں اپ ٹو ڈیٹ رپورٹیں فراہم نہیں کرتا۔ تمہاری اکثر رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں ہمارا بھارتی سفارت خانہ پہلے سے ہی روانہ کر چکا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم ہمیں وہ معلومات مہیا کرو جو ہمارا انڈین سفارت خانہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیلاش چندر کو اب اپنی پڑ گئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس جاسوسی کے عوض انڈین سفارت خانے کے یا کسی دوسرے ذرائع سے بھارتی رقم ملتی تھی۔ یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام محض ایک دکھاوا تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ میں اس سے اس خاص آدمی کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا جو اس وطن دشمن کیلاش چندر کو حکومت کے تعمیری کاموں کی خفیہ رپورٹیں فراہم کرتا تھا۔ اس کام میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور کیلاش چندر نے مجھے اس آدمی کا اصل نام اور ایڈریس وغیرہ بتا دیا اور کہا، سر یہ آدمی اصل میں ہریانہ کا ہندو ہے، پہلے انڈین ایمبیسی میں کام کرتا تھا، اب کرسچن نام جیکب رکھ کر ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ میں نے کہا، میں آج ہی اس شخص کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں، اسے فوراً یہاں بلاؤ۔ کیلاش چندر نے دھیمی آواز میں کہا، سر اس کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، ہم خود اس کے پاس چلے جائیں گے، ہمیں یہاں کی سی آئی ڈی سے بہت خبردار ہو کر رہنا پڑتا ہے سر۔ میں نے کہا، وہ کہاں ملے گا؟ وہ شہر سے 6-7 میل دور ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہے۔ میں اسے ٹیلی فون پر پیغام پہنچا دوں گا کہ وہ آج شام کہیں نہ جائے اور گھر پر ہی رہے، وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا سر۔ ہم شام کو یہاں سے چلیں گے، میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سورج غروب ہونے کے بعد یہاں تمہارے دفتر میں آ جاؤں گا، یہیں سے جیکب کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب میں جاتا ہوں، مجھے کچھ اور ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ کیلاش چندر مجھے چھوڑنے دفتر کے دروازے تک آیا۔ میں شام کو آنے کا کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میری یہ مہم بھی مکمل طور پر بخیر و خوبی انجام کو پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے میں نے ایک ویگن پکڑی اور اسلام آباد پہنچ گیا۔
मैं रावलपिंडी में रहकर पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहता था। इस्लामाबाद के एक छोटे से रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। वहाँ चाय पी, कुछ वक्त वहाँ गुजारा। करीब ही एक छोटा सा बाग था, कुछ वक्त वहाँ बैठा रहा। दोपहर को उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, शाम तक उसी रेस्टोरेंट में रहा। जब सूरज गुरूब हो गया तो वैन में सवार होकर सीधा कैलाश चंद्र के ऑफिस में आ गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा, सर मैंने जैकब को इत्तला पहुंचा दिया है, वो घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो फिर चलो। कैलाश चंद्र के पास पुराने मॉडल की एक फेट कार थी, वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। रावलपिंडी शहर से निकले तो शाम का अंधेरा हो चुका था। जैकब का मकान एक दूर अफ्तादा बस्ती में था। वो अपने मकान की बैठक में हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने गहरी निगाह से जैकब को देखा। दुबला पतला सांवले रंग का आदमी था, शक्ल ही से बड़ा अय्यार लग रहा था। कैलाश चंद्र ने मेरा तारुफ करवाया तो उसने गैर अरादी तौर पर दोनों हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। हम मूड़ों पर बैठ गए। मैंने उससे यूं ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। पहले तो वो घबराया हुआ था, फिर ज़रा उसने अपने अंदर एतमाद पैदा किया और अपने सवालों का जवाब सोच समझ कर देने लगा। मैंने उसकी खूब सरजनिश की कि वो पुरानी और गलत रिपोर्टें फराहम करता है। उसने बहुत सी वजाहतें की कि उसके ज़राए महदूद हैं, उसे ज़्यादा फंड मुहैया किया जाए। मैंने बातों ही बातों में ये मालूम कर लिया कि वो अकेला ही ये काम करता है, इस जासूसी में दूसरा कोई आदमी शामिल नहीं है। मैंने पुछगिछ में काफ़ी देर लगा दी। मैं चाहता था कि रात जितनी गुजर सकती है गुजर जाए। रात के 10 बजे हमने खाना खाया। उसके बाद मैंने जैकब से कहा, तुम्हें हमारे साथ पिंडी चलना होगा। मैं तुम्हारा और कैलाश का तारुफ कर्नल चड्ढा से करवाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे फंड में इजाफे की बात की जा सके। कैलाश और जैकब दोनों फंड में इजाफे का सुनकर खुश हो गए। कोई 11 बजे के करीब रात हम गाड़ी में बैठकर वापस रावलपिंडी की तरफ आ गए। मैंने सारी स्कीम पहले ही सोच ली थी। मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था। जब गाड़ी रावलपिंडी शहर के करीब एक पुराने नाले के पुल के पास पहुंची तो मैंने कैलाश चंद्र से कहा, यहाँ एक तरफ अंधेरे में गाड़ी रोको। उसने कच्ची सड़क पर से गाड़ी उतारकर अंधेरे में दरख्तों के पास खड़ी कर दी। मैंने कैलाश चंद्र से कहा, तुम मेरे साथ आओ। वो गाड़ी से निकलकर मेरे साथ चलने लगा। मैंने उसे कहा, यहाँ हमारी एक खुफिया जगह है जहाँ हमने एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर छुपाया हुआ है। मैं कर्नल चड्ढा को वायरलेस पर इतला देना चाहता हूँ कि हम उसके पास आ रहे हैं। यहाँ ज़मीन ऊंची नीची और संगलाख थी। हम बरसाती नाले के छोटे से पुल पर से गुजरते हुए दूसरी तरफ आ गए। यहाँ एक तरफ अंधेरे में इशारा करते हुए मैंने कैलाश चंद्र से कहा, वो सामने कोठरी है, मैं वहाँ जाकर वायरलेस पैगाम कर्नल चड्ढा को देकर अभी आता हूँ। तुम्हें इसलिए साथ लाया हूँ कि अगर कर्नल चड्ढा ने तुमसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं तुम्हें बुला लूँ। तुम यहाँ एक तरफ होकर बैठ जाओ। मैंने कैलाश चंद्र को ख़ास तौर पर एक ऐसी जगह बैठने को कहा था जहाँ उसके पीछे नाले की ढलान थी। अब मैंने देखा कि वो बैठ गया है तो मैं रात के अंधेरे में उस कोठरी की तरफ चला गया जिसका कोई वजूद नहीं था। कुछ दूर तक अंधेरे में चलने के बाद मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, कैलाश चंद्र मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से एक तरफ हटकर 10-15 कदम चला और ऊपर से होता हुआ वापस उसी तरफ चल पड़ा जहाँ मैंने कैलाश चंद्र को बिठाया था। मुझे कुछ फासले पर अंधेरे में उसका हयूला दिखाई दिया। मैं और दूसरी तरफ हट गया। यूं एक जगह से मैं पुल की जानिब होकर बरसाती नाले के साथ साथ चलने लगा। मैं कैलाश चंद्र की पुश्त पर निकल आया। अब मैं बड़ी एहतियात से इस तरह कदम उठाने लगा कि मेरे कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। मैं ये भी नहीं चाहता था कि कैलाश चंद्र भी कोई आवाज़ निकाल सके। मेरा ये दुश्मन बिल्कुल मेरे वतन पाकिस्तान का दुश्मन। उस वक्त मुझे एक छोटा सा मेमना मालूम हो रहा था जिसको ठिकाने लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ इस बात की एहतियात कर रहा था कि कहीं वो मुझे हमलावर देखकर शोर ना मचा दे या कोई ऐसी आवाज़ हलक से न निकाल दे जिसको सुनकर दूसरा आदमी यानी पाकिस्तान का दुश्मन जैकब वहाँ से गाड़ी लेकर फरार ना हो जाए। अगर वो फरार हो जाता है तो फिर उसका दोबारा हाथ आना तकरीबन नामुमकिन था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।